तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट पिंटू। पिंटू एक बहुत नॉटी बच्चा था। वो रोज सुबह जल्दी उठ जाया करता था और स्कूल में जाकर बहुत मस्ती करता था। एक दिन की बात है, पिंटू खा रहा था खाना और खाना खाते खाते उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग खाना क्यों खाते हैं। ये क्वेश्चन लेकर वो अपनी टीचर के पास पहुंचता है और पिंटू की टीचर उसे आंसर बताना स्टार्ट करती हैं। हमें भी पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर पिंटू के सवालों का जवाब। स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और ये फूड जो होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव ऑन फूड। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम सबको किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। मतलब प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, सबको ही फूड की जरूरत पड़ती है। द फूड गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म सेवरल फिजिकल एक्टिविटीज। तो यहां पर क्या हम लोगों को जो फूड होता है वो फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकत देता है। द फूड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। मतलब फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि फूड से जब इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो फूड के अंदर आखिर ऐसा क्या है? फूड के अंदर है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन फूड। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं ये हमें डिफरेंट टाइप के और भी सब्सटेंस प्रोवाइड कराते हैं। और जो इनके अंदर स्पेशल सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमें बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी मिलती है वो होते हैं प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एंड फैट्स। इतनी सारी चीजें होती हैं आपके फूड के अंदर। अब जब डिफरेंट फूड्स होते हैं उनके अंदर ये डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर होते हैं। आपने बचपन में अपनी मदर से सुना होगा कि बेटा दूध पी लो, तुम्हारी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता है। आपने ये भी डायलॉग बहुत बारी सुना था कि रोज खाओ अंडे। तो रोज अंडे खाने के लिए क्यों बोला जाता है? बिकॉज एग्स हैव प्रोटीन इन देम। और जो हमारी रोटी होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो हमें इन सब चीजों को कंज्यूम करना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाए। हमें किन किन चीजों को कंज्यूम करना चाहिए? प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एंड फैट्स। और ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हमारे फूड के अंदर। किसकी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर? न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म के अंदर। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, ये सब क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बच्चों एक बहुत ही अमेजिंग बात बताने वाला हूं मैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर आयरन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन आयरन बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। मतलब बहुत कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का फूड खुद ही बनाते हैं। अरे सर, खुद का फूड खुद कैसे बनाते हैं? खुद का फूड ऐसे बनाते हैं, आपने देखा होगा कि प्लांट्स कभी किसी और से जाकर फ्रूट या वेजिटेबल्स नहीं मांग रहे या फिर काऊ से जाकर उसका मिल्क नहीं मांग रहे। वो अपना खुद का फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स। तो ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ये खुद का फूड खुद ही बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्व्स ओनली। नाउ कमिंग टू एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स डिपेंड करते हैं किनके ऊपर? कुछ प्लांट्स के ऊपर या फिर कुछ अदर एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए। सच एज हमें ले लो, ह्यूमन बीइंग्स को। हम खुद तो अपना फूड बना नहीं पाते तो हम किसके पास जाते हैं? हम लोग या तो प्लांट्स के पास जाते हैं कि कोई फ्रूट तोड़ लें, एप्पल तोड़ लें हम लोग ट्री से,
या फिर हम लोग क्या करते हैं, या फिर हम लोग काऊ के पास जाते हैं कि काऊ से हम लोग मिल्क ले लें। तो हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हम या तो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर हम लोग प्लांट्स और ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि इनके थ्रू हमें फूड मिल जाए। तो यही हमें बताया गया है। अब बारी आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मतलब डिफरेंट न्यूट्रिशन को लेने के मोड होते हैं। मतलब क्या? न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस by which organism take in the food and utilize it in order to survive। मतलब क्या? हम लोग न्यूट्रिशन को ये बोल सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है न्यूट्रिशन को कैसे लेते हैं? फूड के थ्रू लेते हैं, और उस फूड के थ्रू लेने के बाद वो जब न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म के मान लो हम लोगों के स्टमक के अंदर पहुंचता है तो फिर हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के बाद यूटिलाइज कर पाती है। ठीक है, अब यहीं पर दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं जो मेनली आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या है सर? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो वाला न्यूट्रिशन है जिसके अंदर खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करा जाता है। क्या? दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ सच एज प्लांट्स। मतलब ऑटोट्रॉफिक ऑटोमेटिकली जो अपना सारी चीजें कर रहे हैं, ऐसे समझ लो ऑटो लगाया आगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो कर रहा है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग कि ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ये खुद का फूड खुद बना रहा है। सो इसका एक एग्जांपल प्लांट्स है। नाउ कमिंग टू हेट्रोट्रॉफिक। सर हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फूड के लिए, सच एज एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स। हम लोगों को तो अगर एप्पल चाहिए तो हम ट्री के पास जाते हैं, मिल्क चाहिए तो काऊ के पास जाते हैं, एग चाहिए तो किसके पास जाते हैं? हेन के पास जाते हैं कि वहां से हमें एग मिल जाए। तो इतनी सब चीजों के लिए हमें किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ता है। अब हम पॉइंट आफ्टर पॉइंट स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स खुद का फूड खुद बनाते हैं। कौन थे वो? प्लांट्स थे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये खुद का फूड खुद कैसे बना लेते हैं सर? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स। मतलब प्लांट्स अपना जो फूड है वो कुछ रॉ मटेरियल्स की हेल्प से बना पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके घर में आटा और पानी को मिलाकर मम्मा क्या प्रिपेयर करती हैं? डो को प्रिपेयर करने के बाद वो क्या रेडी कर लेती हैं? चपाती बना लेती हैं उससे। तो इसी तरीके से जब हमारे कुछ प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं तो उससे वो न्यूट्रिशन प्रिपेयर कर लेते हैं। अब ये जो रॉ मटेरियल है सर, ये क्या क्या है? रॉ मटेरियल्स के अंदर सबसे पहला रॉ मटेरियल है वाटर। प्लांट्स को वाटर की जरूरत पड़ती है। दूसरा रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, तो प्लांट्स को उसकी भी जरूरत पड़ती है। देन सनलाइट, मतलब धूप की। प्लांट्स को सनलाइट की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद मिनरल्स प्लांट्स को कहां से मिलते हैं? मिनरल्स सॉइल से मिलते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो उनकी लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? जो रिएक्शन करने में हेल्प करता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। अब आपको पता चल गया कि 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसकी प्लांट्स को जरूरत पड़ती है। फर्स्ट वन इज वाटर, सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज सनलाइट, फोर्थ वन इज मिनरल्स एंड फिफ्थ वन इज क्लोरोफिल। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया हो। इसके बाद हमें यह बताया गया है कि ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सर क्या होता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो जब ये सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे आपकी मम्मा आटे और पानी को मिलाकर रोटी बनाती हैं, तो जब ये सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है? ये सारे सब्सटेंस मिलकर क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं? ये लोग फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो है ना कितनी अमेजिंग बात। जैसे हम लोग चपाती बनाते हैं, ऐसे ही प्लांट्स वाटर, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं? फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस वाले प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस इसलिए बोलते हैं
क्योंकि अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो कोई भी प्लांट या कोई भी ट्री फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता. सो दैट इज व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट. तो फूड जो है वो प्लांट के अंदर कहां पर बनाया जाता है? लीव्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं. तो ये जो फूड है ये कहां से प्रिपेयर होता है? ये क्लोरोफिल के थ्रू ही प्रिपेयर करा जाता है. Different parts of the plants like roots gather the raw material from the environment and then transfer them to the leaves where photosynthesis takes place. तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि जो सारे different raw materials थे, जैसे water था, तो roots क्या करते हैं, जो आप पानी डाल देते हैं जमीन के अंदर, उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट्स और ऊपर लीव्स तक पहुंचा देते हैं. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर के अंदर प्रेजेंट है और मिनरल्स भी किसके अंदर आ जाते हैं, मिनरल्स भी हमारे वाटर के अंदर ही मिक्सअप होके रखे होते हैं, तो वो भी लीव्स को मिल जाते हैं. तभी हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है. अब क्वेश्चन एक अराइज होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स किस तरीके से होता है प्लांट्स के अंदर. तो जो रूट्स होती हैं, आपको मैंने बताया जैसे रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को. कहां से एब्जॉर्ब करती हैं, कहां पर होती हैं प्लांट्स की जड़ें? वो होती हैं सॉइल के अंदर. तो वो एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल के अंदर से और उनको ट्रांसपोर्ट कर देती हैं कहां पर, लीव्स तक. ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है, हमारा पूरा प्रोसेस हो पाता है फोटोसिंथेसिस का. तो यहां पर एक और क्वेश्चन है कि सर हमें ये तो पता चल गया कि किस तरीके से वाटर एंड मिनरल्स लीव तक पहुंचे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी इनहेल करते हैं प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके स्कूल के बाहर गार्ड भैया खड़े हुए होते हैं और किसी और स्कूल के बच्चे को आपके स्कूल के अंदर नहीं आने देते, इसी तरीके से गार्ड सेल्स खड़े रहते हैं. वो भी एक गेटमैन का काम करते हैं. वो बोलते हैं कि अच्छा इस वाले न्यूट्रिएंट की जरूरत है प्लांट को, चलो तुम अंदर आ जाओ. और जिन न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती उनको बोल देते हैं गार्ड सेल्स कि नहीं नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए गेट नहीं खोलेंगे. तो इस तरीके से गार्ड सेल्स भी वर्क करते हैं. तो इस वजह से जो सन है वो एक तरीके से अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहलाता है. लेकिन सर व्हाई इज सन कॉल्ड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? देखो, सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए बोलते हैं हम लोग क्योंकि देखिए न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कौन प्रिपेयर कर पा रहा है, फूड को कौन प्रिपेयर कर पा रहा है? प्लांट्स प्रिपेयर कर पा रहे हैं. और प्लांट्स किस वजह से प्रिपेयर कर पा रहे हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और जब प्लांट्स इस फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उस फूड को कौन खाता है? उसको एनिमल्स खाते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, जो भी और एनिमल्स हैं वो लोग खाते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सन हो गया. मतलब सबको खाने पीने की चीजें कौन प्रोवाइड करा रहा है? हमारा सन करा रहा है. देखो कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब टाइनी स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं. आप ऐसे समझिए जो आपका घर होता है वो किस चीज से बना हुआ है, या फिर आपका जो स्कूल है वो किस चीज से बना हुआ है? दैट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. बहुत छोटी छोटी ब्रिक्स से बना हुआ है. और जब वो बहुत सारी ब्रिक्स एक जगह पर लग जाती हैं तो क्या बन जाती है? वॉल. और फिर उस ब्रिक के ऊपर एक और आपने बड़ी सी वॉल बना दी तो क्या बन जाएगा? सेकंड फ्लोर. फिर उसके ऊपर और आप बनाते गए थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर. तो इस तरीके से आपके फ्लोर्स बनते रहते हैं. तो इसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी भी वर्क करती है. हमारी ह्यूमन बॉडी भी ऐसे ही वर्क करती है. और हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रिक्स क्या होते हैं? दोज आर कॉल्ड सेल्स. ब्रिक्स नहीं होती हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर. हमारी बॉडी के अंदर होते हैं सेल्स, छोटे टाइनी सेल्स. जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तब हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है. तो यहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं कि आखिर इन सेल के अंदर क्या होता है, ये सेल्स किस तरीके से
वर्क करते हैं। तो यहां पर जो सेल होता है, सेल के अंदर जो सेल का ब्रेन होता है, जो सारा थिंकिंग का काम करता है, दैट इज न्यूक्लियस। मतलब सेल के अंदर जो भी हो रहा होता है, खाने की कोई चीज सेल को अंदर लानी होती है या कोई खाने की चीज बाहर निकालनी होती है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना होता है, वो सब चीजों का मैनेजमेंट कौन करता है? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। एवरी सेल हैज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर दैट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट होता है? सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है और बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद आ जाती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है सर? सेल मेम्ब्रेन आप ऐसे समझ सकते हैं, एक आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग क्यों होती है सर सेल के बाहर? इसलिए होती है कि जो सेल के अंदर के पार्ट्स हैं वो बाहर ना चले जाएं और कोई बाहर की चीज है वो सेल के अंदर ना आ जाए। तो सेल के बाहर भी एक कवरिंग हो रखी होती है और इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एवरी सेल हैज एन आउटर बाउंड्री विच प्रोटेक्ट्स द सेल कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद साइटोप्लाज्म आता है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मतलब सेल के बाहर वाली बाउंड्री होती है, इसके अंदर कुछ जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग इसको साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। एवरी सेल हैज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट एंड दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस होता है ये। इसके बाद क्या आ जाते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स। मतलब क्या? सेल के अंदर भी डिफरेंट फैक्ट्रीज टाइप आप समझ सकते हैं जिनका काम अलग अलग चीजें बनाने का होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक फैक्ट्री होती है सेल के अंदर जिसका काम होता है एनर्जी सेल के अंदर प्रोड्यूस करना। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाता है सेल के अंदर। उसके बाद आता है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का काम तो सिंपल होता है, जो भी चीज की जरूरत सेल को नहीं होती वो गोल्गी एपरेटस के अंदर डाल देता है। मतलब इट इज जस्ट लाइक अ डस्टबिन। इसके बाद आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का काम होता है सेल की हेल्प करना बाहर के फूड को डाइजेस्ट करने में, मतलब हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ये है हमारे सेल के ऑर्गेनल्स जिनके बारे में हमें पढ़ना था। कैन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट? तो यहां पर जो फोटोसिंथेसिस है, क्या और किसी पार्ट ऑफ द प्लांट के अंदर भी वर्क कर सकता है? नहीं कर सकता। फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन्हीं पार्ट्स के अंदर वर्क कर सकता है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट हो सकता है? क्लोरोफिल लीव्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ग्रीन जो स्टेम होती है, मतलब जो आपने टहनियां देखी होंगी कुछ ग्रीन कलर की, उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता है फोटोसिंथेसिस का अगर प्रोसेस नहीं होगा तो फूड ही नहीं बन पाएगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो यहां पर यही हमें बताया गया है। इसके बाद हमें पढ़ना है क्रोमोप्लास्ट एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट आर स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स दैट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। दे आर कॉल्ड द फूड प्रोड्यूसर ऑफ द प्लांट सेल। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? क्रोमोप्लास्ट फूड प्रोड्यूसर ऑफ द सेल होते हैं। द क्रोमोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन कॉल्ड द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। मतलब इनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर भी कवरिंग होती है और एक अंदर भी कवरिंग होती है। द इनर मेम्ब्रेन सराउंड्स स्ट्रोमा एंड टाइलोप्स स्टैट्स। तो मतलब क्या यहाँ पर स्टैक्स आपको देखने को मिलते हैं, इनके बहुत सारे एक साथ ये कनेक्टेड होते हैं। तो यही हमें बताया गया है।
इसके बाद कैन लीव्स विच आर रेड और ब्राउन और वॉयलेट इन कलर कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। तो क्या जो ब्राउन कलर की लीफ है, जो और कलर्स की लीफ होती हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं? वो कर तो सकती हैं, लेकिन द क्लोरोफिल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन इन कलर। दे आर डिफरेंट कलर बिकॉज द अदर कलर पिगमेंट्स आर मोर देन ग्रीन कलर पिगमेंट्स इन सच लीफ। कुछ जो पिगमेंट्स होते हैं वो और जो पिगमेंट्स होते हैं वो उनके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, इस वजह से उनका जो ग्रीन कलर है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, लेकिन उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो आप, फॉर एग्जांपल आपने रोज ले लिया। रोज की आपने देखा होगा कि किस तरीके की होती हैं, रोज की पेटल्स रेड कलर की होती हैं। तो क्या रोज ग्रो नहीं करता? करता तो है रोज, लेकिन रोज के अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, मतलब आप ऐसे समझ लो कि रोज के अंदर ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिनका कलर रेड होता है, ठीक है, और जो ग्रीन कलर होता है वो थोड़ा कम पड़ जाता है। इस वजह से ग्रीन कलर का हमें रोज नहीं देखने को मिलता, हमें रेड कलर का देखने को मिलता है, बिकॉज देयर आर मोर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर प्लांट। यहां पर बात कर लेते हैं हम लोग। आपने देखा होगा कभी आप लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं कहीं पर, तो आपने देखा होगा जहां पर बहुत सारा वाटर स्टोर हो रखा होता है, वहां पर कुछ ग्रीन ग्रीन कलर की गंदी सी चीज लगी हुई होती है। वो जो ग्रीन कलर की गंदी सी चीज या तो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, फिर साइड से लगी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड एल्गाई। तो एल्गाई के अंदर क्या होता है? एल्गाई कंटेन्स क्लोरोफिल। एल्गाई क्या कंटेन करती है? क्लोरोफिल को कंटेन करती है, ठीक है, और ये पानी के अंदर है तो इसको वाटर भी मिलता रहता है। तो एल्गी आर ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर, मतलब जहां पर पानी मैंने बताया रुका हुआ होता है वहां पर ये प्रेजेंट होती है। तो इनका जो ग्रीन कलर है वो इस वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जब इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये क्या कर सकते हैं? ये आसानी से फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वाटर भी है, वाटर के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, तो इनको वाटर और मिनरल मिल गए। फिर और किस चीज की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, सनलाइट भी मिल गई। तो आसानी से ये लोग क्या कर पाते हैं? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एल्गाई खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेती है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर की गंदी सी चीजें होती हैं पानी के अंदर, ये खुद का फूड खुद ही बना रही हैं, कितनी स्मार्ट हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये प्रोटीन्स और फैट्स को कैसे जनरेट करते हैं? अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन एंड फैट्स विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। अब जो प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं इनको बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म के अंदर तो एयर के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, मतलब बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली एयर से प्लांट नहीं ले सकता, उसको डिफरेंट फॉर्म के अंदर चाहिए होती है। तो क्या होता है कि प्लांट कुछ सॉइल के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास ऐसी पावर होती है कि वो लोग जो गैस वाली नाइट्रोजन है उसको किसकी फॉर्म में चेंज कर दें, उसको एक सब्सटेंस की फॉर्म के अंदर चेंज कर दें या फिर एक सॉलिड फॉर्म के अंदर चेंज कर दें, जो कि वो प्लांट यूज कर पाए उस नाइट्रोजन को। सिंपल स्टोरी है, जो नाइट्रोजन एयर के अंदर प्रेजेंट है उसको प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। तो इस वजह से कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर जो क्या कर लेते हैं, जो उस नाइट्रोजन को जो एयर के अंदर गैस की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी फॉर्म के अंदर जिसको प्लांट्स यूज कर पाए। सिंपल। तो यहां पर क्या हुआ है, आपको समझ में आया है कि किस तरीके से नाइट्रोजन मिलती है प्लांट्स को। The soil often contains some bacteria that are capable of converting the nitrogen into nitrates, which can be used by the plants. Also, fertilizers used by farmer and gardeners contain a high amount of nitrogen. तो अब क्या होता है कि कुछ फार्मर्स ऐसा भी करते हैं कि केमिकल्स के फॉर्म के अंदर भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं और उसको भी प्लांट्स के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि उनके अंदर प्रोटीन्स और फैट्स और भी न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। लेकिन वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो केमिकल्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं कुछ फार्मर्स।
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल तो नहीं होता, तो फिर वो लोग न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक प्लांट ऐसा भी होता है जो एनिमल्स को खा लेता है, और इतने बड़े बड़े प्लांट्स प्रेजेंट हैं दुनिया के बड़े बड़े जंगलों में जो इंसानों को भी खा सकते हैं, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे और बोलेंगे सर ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर सरवाइव करते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स, सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, दीज आर कॉल्ड parasites. These plants on which these parasitic plants survive are called the host. For example, Cascata in a parasitic plant is a parasitic plant. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बताया गया है parasitic plants के बारे में। Parasitic plants वो वाले plants तो नहीं हैं जो और एनिमल्स को खाकर सरवाइव करते हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट में उन्हीं वाले प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो और एनिमल्स को खा जाते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स भी कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे आपने मस्कीटो को देखा होगा कि वो आपकी बॉडी में आता है और आपकी बॉडी से ब्लड लेकर चले जाता है। तो वो क्या होता है मस्कीटो, दैट इज पैरासाइट्स। वो आपके खून से अपना टमी फुल कर रहा है, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। आपका जो ब्लड है वही उसके लिए फूड है। वो कुछ भी खा नहीं रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा, आता है आपका ब्लड पी लेता है और उसी से उसका स्टमक फुल हो जाता है। तो ऐसे ही पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स जो फूड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके आसपास ये चले जाते हैं और उनको क्लाइम कर लेते हैं और उनसे क्या लेते रहते हैं, न्यूट्रिशन, मतलब उनसे फूड लेते रहते हैं और सरवाइव करते रहते हैं। इनका एक एग्जाम्पल है कसकटा, जो क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से वेट कर रहे थे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर अपना पेट भरते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिचर प्लांट। पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो बीज वगैरह को खाकर अपना स्टमक भर लेता है। Some plants depend upon insect for the food and thus are called insectivorous. ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर। और जब ये बहुत बड़े बड़े होते हैं कुछ कुछ जगह पर प्रेजेंट, तो ये भी बताया जाता है कि ये ह्यूमन बीइंग्स को भी खा सकते हैं। तो सोच सकते हैं आप कि कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। इसके बाद सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? Some organisms survive on decaying food and organism. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। आप रोज स्कूल जाते होंगे तो आपने कभी किसी डेड ऑर्गेनिज्म को देखा होगा, जैसे चींटी या फिर रैट। आप जब उस रैट या चींटी को कुछ दिनों बाद देखते हैं तो क्या वो वहां पर प्रेजेंट होती है? नहीं। तो वो कहां पर गई? वो कहीं पर नहीं गई। उसके ऊपर कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उसको खाकर क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स। सरवाइव किसके ऊपर करते हैं ये? डेड और डिकेइंग फूड एंड ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर कुछ खाने की चीज सड़ी हुई होती है, खराब होती है, तो ये उसको खाने लग जाते हैं। और अगर कोई मरा हुआ ऑर्गेनिज्म होता है सेप्रोट्रोप्स, तो उसको भी खा जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सेप्रोट्रोप्स किसका काम करते हैं। लोग तो बोलते हैं अरे बहुत गंदे है, बहुत गंदे है, बट दे आर डूइंग द वर्क ऑफ क्लीनिंग। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हाउ डू सेप्रोट्रोप्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। आखिर ये जो सेप्रोट्रोप्स हैं ये अपने न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? द सेप्रोट्रोप्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डिकेइंग एंड डेड मैटर। तो जैसे डाइजेस्टिव जूसेस हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ऐसे ही इनके पास भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो खराब हुए प्लांट्स हो गए या कोई खराब हुआ एनिमल, कोई डेड एनिमल हो गया, फिर कोई खराब हुआ फूड हो गया, उसके ऊपर ये वो डाइजेस्टिव जूसेस स्प्रेड कर देते हैं। और फिर उसको जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो उसको किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? फूड को एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जिससे वो जो सेप्रोट्रोप्स हैं उसको आसानी से
खा पाए, मतलब उसको क्या कर पाए, न्यूट्रिशन ले पाए या फिर उसको ईट कर ले। सैप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर भी अवेलेबल है, एंड यीस्ट एंड मशरूम भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर बात हो रही है सेमीबायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। ये जो एक टॉपिक है इसके बाद ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सर, सेमीबायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सेमीबायोटिक रिलेशनशिप का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है राजेश और आपका नाम है चिंटू। राजेश और चिंटू बहुत अच्छे दोस्त हैं। राजेश चिंटू को बोलता है कि चिंटू, अगर तुम मेरे को रोज सैंडविच दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें ब्रेड पकोड़ा दूंगा। चिंटू बहुत खुश हो जाता है और चिंटू रोज अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मा मम्मा मुझे सैंडविच बहुत पसंद है, आप मेरे को सैंडविच दो। तो रोज उसकी मम्मी चिंटू को लंच में बनाकर सैंडविच देती हैं, और जो राजेश होता है वो रोज अपनी मम्मी से ब्रेड पकोड़ा बनवा के लेकर आता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ फूड शेयर करते हैं। इसी तरीके से सेमीबायोटिक रिलेशनशिप वर्क करता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है और वो ये जो रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं, इस वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं। जैसे समटाइम्स ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर टू शेयर शेल्टर एंड फूड, जैसा मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के साथ फूड शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ शेल्टर मतलब जहां पर रह रहे होते हैं वो जगह शेयर करते हैं। तो उन वाले रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेमीबायोटिक रिलेशनशिप। जैसे चिंटू और राजेश का रिलेशनशिप था, चिंटू उसे सैंडविच देता था और राजेश उसे ब्रेड पकोड़ा देता था, तो दोनों के अंदर एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि किसी प्लांट को जरूरत है किसकी, प्रोटीन की, तो वो उसको क्या दे रहा है, प्रोटीन दे रहा है, और प्लांट उसको उसके बदले क्या दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ चीजें शेयर कर रहे हैं, तो इस वाले रिलेशनशिप को हमने सेमीबायोटिक रिलेशनशिप बोल दिया है। अब बात करते हैं रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब आपको पता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, वो एक ही जगह से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं अपने न्यूट्रिशन। तो ये जो सॉइल है, क्या सॉइल के न्यूट्रिशन कभी खत्म नहीं होते? अच्छा, आपको ऐसा किसने बोला? सॉइल के भी न्यूट्रिशन खत्म होते हैं। प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, तो इस वजह से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें भी रिप्लेनिश करने की जरूरत पड़ती है। रिप्लेनिश मतलब उन्हें भी वापस रीस्टोर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप खाना खा लेते हो बहुत सारा और फिर सुबह सुबह उस खाने को रिलीज कर देते हो, फिर दोबारा आपको खाना खाने की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। ऐसे ही सॉइल को भी बार बार किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती रहती है। और ये न्यूट्रिएंट्स सॉइल को कहां से मिलते हैं, या तो मैन्योर्स से मिलते हैं या फिर फर्टिलाइजर से। और ये क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर रिप्लेनिश कर देते हैं सॉइल के न्यूट्रिएंट्स। ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर होते हैं ये कंटेन करते हैं पोटेशियम, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, मतलब वो वाली चीजें जिसकी प्लांट वगैरह को जरूरत पड़ती है फूड को प्रिपेयर करने में। मैंने आपको बताया था ना कि वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब की फॉर्म के अंदर वाटर के थ्रू वो एब्जॉर्ब करता रहता है प्लांट। ये सब अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इतना समझ लीजिए आप कि पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, रिप्लेनिश कर देते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर। अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम is present in the soil which can convert nitrogen present in the form that can be consumed by the plant। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, जैसा आपको मैं स्टार्टिंग से बताया कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है सॉइल के अंदर जो क्या कर देता है, नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है जिससे कि प्लांट उस फॉर्म को यूज कर पाए नाइट्रोजन की। तो उस इंटेलिजेंट बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस इंटेलिजेंट बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो देता है प्लांट को नाइट्रोजन। द राइजोबियम जनरली lives in the roots of the plant such as peas, beans, gram, legumes and provide nitrogen to these plants। तो ये कुछ प्लांट्स के नाम थे जिनकी जो रूट्स होती हैं
उनके पास में ये प्रेजेंट होता है। तो यही हमारा क्या होता है, ये भी एक तरीके का सेमीबायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। सेमीबायोटिक रिलेशनशिप कैसे, ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और प्लांट इनको इसके बदले क्या प्रोवाइड कर देता है, फूड प्रोवाइड कर देता है इन बैक्टीरियाज को। तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ ये चीजें शेयर कर रहे हैं। तो दिस इज अ सेमीबायोटिक रिलेशनशिप। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और चीज कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।